स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण में पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ये पाठ आपने पहले भी पढ़ा है। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ये सबसे पहला पाठ होता है व्याकरण की पुस्तक में। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसमें हम अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। ठीक, चाहे वो संकेतों के माध्यम से करें, ध्वनियों के माध्यम से करें या चिन्हों का सहारा लें। जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है, बच्चा माँ से कह रहा है मुझे चांद चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों द्वारा इशारा कर रहा है, बच्चा मौखिक रूप से माँ से बोल रहा है, और अध्यापिका चिन्हों द्वारा, मतलब उसको लिखकर, अपनी बात को लिखकर आप तक पहुंचा रही है। आगे हम सबसे पहले जानेंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि भाषा शब्द आखिर आया कहाँ से। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब हम आगे देखेंगे भाषा क्या है। अभी तक हमने जाना भाषा शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ। अब भाषा किसे कहते हैं या भाषा से आप क्या समझते हैं? जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी मैं अपनी भाषा आपको, वो अपने मन की बात आपसे तभी कह सकती हूँ जब मेरे पास भाषा का माध्यम होगा, क्योंकि ये माध्यम जो होता है भाषा का, ये बहुत ही सरल होता है। मैंने बोलकर, लिखकर आपको समझा दिया, लेकिन अगर मैं संकेतों में समझाऊं तो आप नहीं समझ पाएंगे, और समझ भी जाएंगे तो बहुत देर में आपको समझ में आएगा। भाषा क्या है? जिस माध्यम द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। किसी किसी पुस्तक में सांकेतिक भाषा को भी इसमें ऐड किया जाता है, 3 बताए जाते हैं, लेकिन आपकी पुस्तक का हम लेकर चलेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा का जो रूप मुख से बोला, कानों से सुना जाए, समझा या समझाया जाए, उसे मौखिक भाषा का नाम दिया गया है। यानी जो भाषा आप अपने मुख से बोलकर और दूसरा व्यक्ति कानों से सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाई जाती है। इस रूप में अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उस बात को सुनकर समझता है। बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे परिचर्चा होती है, आपकी किसी से वार्तालाप, ये मतलब बोलचाल हो, आप किसी से बात कर रहे हो, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। लिखित भाषा को जब लिपि की सहायता से लिखा पढ़ा जाने लगता है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब भाषा, अभी तो भाषा हम मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन जब हम उसको चिन्हों द्वारा, मतलब जब हम उसको लिखना आरंभ करते हैं, जिससे लिपि लिखने की, भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं ना, तो लिपि वो भाषा लिखने का तरीका। ठीक, भाषा को जब लिपि की सहायता से लिखा पढ़ा जाने लगता है, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। कि आपने लिख दिया पत्र और दूसरे ने उसको पढ़ा, तब वह समझेगा। ठीक, जैसे आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गई। आपने जो है मुंह से बोला और दूसरे ने वहां पर सुन लिया। और लिखित भाषा, जब आप उस पर टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, तो आपने लिखा उसको
और जब दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो वो जब तक उसको पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं। मतलब मौखिक भाषा को सुनकर समझा जाता है और लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है। जब उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम लिखित जो भी लिखित चीजें होंगी उन्हें हम अधिक दिन तक संजोकर रख सकते हैं। जैसे हमारे रामायण हो गई, कुरान हो गई, गीता हो गई, कोई भी बुक, जो भी चीज आपने लिख कर रखी है वो आप संजोकर संभाल कर रख सकते हैं। मौखिक भाषा में आप रिकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में लिखी हुई चीज को आप सहज कर रख सकते हैं। आइए आगे जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए हुए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। अब तक आपने जो भी लिपि की डेफिनेशन पढ़ी है, परिभाषा पढ़ी है, वो छोटी है, लेकिन अब आप 8th क्लास में चले गए हैं तो डेफिनेशन कुछ बड़ी होगी और अच्छा होगा कि आप यही डेफिनेशंस याद करें। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्थित रूप को, निश्चित किए गए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। मतलब हम मौखिक भाषा भी जब बोलते हैं, मतलब मौखिक भाषा हम बोलते हैं तो मौखिक भाषा एक तरीके से ये है कि जैसे शरीर है, शरीर के अंदर जब तक वो शरीर का मतलब शरीर है, अगर उसके अंदर आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, तो वो शव के समान है, मतलब मृतक के समान है। और जब उसमें आत्मा होगी तो वो हम जैसा जीता जागता इंसान है, वो जीवित है ना। तो वही कहा है कि मौखिक भाषा को जो रूप दिया है, यानी मौखिक भाषा अगर शरीर है तो लिपि क्या है, आत्मा है, यानी उसके रूप को परिवर्तित, जीवित करती है। मौखिक भाषा को जीवित क्या करती है, लिपि करती है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले निश्चित किए हुए चिन्हों के व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हर भाषा की, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और सबकी पृथक पृथक लिपियां होती हैं, यानी सैकड़ों मतलब संसार में बहुत भाषाएं, अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा को लिखने की तरीके को लिपि कहते हैं और हर भाषा की लिपि पृथक होती है, यानी अलग अलग होती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ये किस में लिखी जाती है, जर्मन रोमन लिपि में लिखी जाती है। रूसी भाषा रूसी लिपि में लिखी जाती है। अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है, यानी हम कह सकते हैं उर्दू, अरबी, फारसी ये फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक, आगे देखेंगे देवनागरी लिपि की विशेषता। हमारी भाषा क्या है, हिंदी, और हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक, दोनों अपोजिट हैं। वो फारसी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और देवनागरी बाएं से दाएं की ओर। ठीक, वो दाएं से बाएं की ओर और देवनागरी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसे बहुत ही वैज्ञानिक लिपि माना जाता है, यानी देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। बहुत समय प्राचीन है देवनागरी लिपि, बहुत प्राचीन लिपि है, लेकिन उस समय भी ये वैज्ञानिककरण हो चुका था इस लिपि का, यानी हर चीज को ध्यान में रखते हुए इस लिपि को बनाया गया था। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित है। अगर आपको अ लिखना है तो आप आ लिखेंगे, आ लिखना है तो आ लिखेंगे, मात्रा चढ़ानी है तो आप उसी शब्द की मात्रा चढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हर ध्वनि, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित है। एक ध्वनि के लिए दो चिन्ह निर्धारित नहीं है, सिर्फ
एक प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। इसके लेखन एवं मुद्रण में एक रूपता होती है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। जबकि रोमन, अरबी, फारसी इन दोनों रूप में अलग अलग होते हैं। इनमें संसार की भाषाएं, अब आपने जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा देवनागरी लिपि की विशेषता, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा कि इसे बहुत ही वैज्ञानिक लिपि माना जाता है। देवनागरी लिपि की प्रत्येक ध्वनि को लिखने का एक निश्चित चिन्ह निर्धारित है, वही चिन्ह लिखा जाएगा। इसके लेखन एवं मुद्रण में एक रूपता होती है। आगे हम पढ़ेंगे संसार की भाषाएं। संसार की भाषाएं, संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न भाषाओं का विकास हुआ है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग भाषा बोली जाती हैं। उनकी लिपि व उच्चारण विधियां बनाई गईं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, जापानी, अरबी, फारसी, उर्दू, रूसी, जर्मन आदि संसार की प्रमुख भाषाएं हैं।